हाँ, तो इस क्लास के बाद में बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा और इसमें खूब सारी बातें, खास बातें हम पढ़ लेते हैं, बिल्कुल नोट्स की फॉर्म में है। बड़े ध्यान से आपको समझना, दोनों क्लास जो थी मेन मेजर वो हो चुकी, तो ये बहुत ईजी लगेगी आपको, ठीक है। जैसे कि गैर कांग्रेसवाद, नॉन कांग्रेसिज्म का मतलब है कि गैर कांग्रेसवादी का मतलब है जो कांग्रेस के अलावा जो पार्टियां थी, क्योंकि उस टाइम पर आपको पता है परमानेंटली कांग्रेस जीतती आ रही थी। अब ये गैर कांग्रेसवाद कब आया, जो अलग पार्टियां, छोटी मोटी पार्टियां थी, उन्होंने कहा कि यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं, अपन सब मिलके इस कांग्रेस का मुकाबला करते हैं, छोटे मोटे सब गठबंधन बना लिया, कोalition गवर्नमेंट बना के वो, ठीक है। तो स्वतंत्र प्राप्ति की बाद से कुछ समाजवादी नेताओं ने, जो समाजवादी थे है ना, वो उन्होंने कांग्रेस विरोधी अथवा कांग्रेस से गैर कांग्रेसवाद का राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयत्न किया, ठीक है। उनमें राम मनोहर लोहिया का नाम सबसे ज़्यादा आता है, बताऊंगा आपको उनके बारे में भी। देश में सारा राजनीतिक जो है माहौल और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी हुई स्थिति देश की दलगत राजनीति से अलग थलग नहीं रह सकती थी। विपक्षी दल जो है वो जन विरोध की अगुवाई कर रहे थे तथा सरकार पर दबाव डाल रहे थे। कांग्रेस की विरोधी पार्टियों ने अनुभव किया कि उनके वोट है वो बढ़ जाने के कारण ही कांग्रेस सत्तासीन है। अब सब छोटी मोटी पार्टियों ने कहा कि यार अपने सबके वोट है ना, वो चारों तरफ वोट बंट गए हैं, अपन अपने सारे वोट को इकट्ठे कर लो और फिर अब कांग्रेस का मुकाबला कर सकते हैं। देखो कहा ना, अनुभव किया कि हमारे वोट बंट जाने के कारण ही कांग्रेस सत्ता के ऊपर आसीन हो रखी है, इसलिए आप इकट्ठे हो जाओ ताकि अपन इसको हरा देंगे। यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस सम सोशलिस्ट लीडर्स ट्राई टू क्रिएट अ पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ऑफ एंटी कांग्रेशन इज नॉन कांग्रेशन, ठीक है, इन द कंट्री। द होल पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन द कंट्री एंड द सिचुएशन रिलेटेड टू अदर एरियाज कुड नॉट रिमेन आइसोलेटेड फ्रॉम party political of country. The opposition parties were leading the public protests and putting pressure on the government, or the opposition parties of the Congress felt the Congress was power in only because of the division of their votes. उनके वोट बंट गए, इसलिए उन्होंने कहा कि चलिए अब अपन इकट्ठा हो जाते हैं। तो फिर इन्होंने क्या करा, कुछ पॉलिसी बनाई, कुछ नीतियाँ बनाई, गैर कांग्रेसवाद की नीतियाँ, यानी कि पॉलिसीज ऑफ नॉन कांग्रेस। कौन कौन सी पॉलिसियाँ बनाई कि जो दल अपने कार्यक्रमों या विचारधाराओं के धरातल पर एक दूसरे से एकदम अलग थे, वे सभी दल एकजुट हुए तथा उन्होंने कुछ राज्यों में एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया और अन्य राज्यों में सीटों के मामले चुनावी तालमेल किया। सभी ने कहा कि कांग्रेस का मुकाबला, सब एक हो जाओ, एक ही, जैसा कि हर कोई छोटी पार्टियां करती है, तो कॉमन सेंस ही बात है ना। इन दलों को लगा कि इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता, क्योंकि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तथा कांग्रेस की अंदरूनी जो उठापटक है, अंदर ही लड़ रहे हैं आपस में कांग्रेस वाले, लोगों को पता चल गया, ठीक है। इससे कांग्रेस को सत्ता से हटाने का अवसर हाथ लग गया है, मौका है, मत छोड़ो। कि कांग्रेस में एक तो पहली बात तो इंदिरा गांधी लीडर है जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों, यानी राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों अनुभव नहीं है, तो अपन को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और हम सब इकट्ठे हो जाओ और कांग्रेस को हटाने का मौका है। दूसरा ये भी, एक तो इंदिरा गांधी वाला इशू था, एक ये कि आपस में नेता आपस में लड़ रहे हैं, दो गुट बन गए थे, मैंने आपको बताया भी था पिछली क्लास के अंदर। एक जो कि जो पुराने लोगों का जो खेमा था, एक इंदिरा गांधी का जो खेमा था, ठीक है, जिसको अपन ने कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ का नाम दिया था। कांग्रेस जो आर थी वो तो इंदिरा गांधी की पार्टी थी, कांग्रेस ओ जो थी वो उनकी पुराने लोगों की, लाइक जिसमें मैंने आपको वो जिसमें मैं तो उनके जो पार्टी के लीडर थे उन सब की बातें थी, जो कांग्रेस के शुरू से अनुभवी जो नेता थे, तो वो सब बातें अपन ने देख ली थी, ठीक है। यानी कि पॉलिटिकल नॉन किस में हो जाएगा, ये तो मैंने पढ़ लिया ना। हाँ, डिफरेंट नेचर द ग्राउंड ऑफ देयर प्रोग्राम्स इन आइडियोलॉजी ऑल पार्टीज कम टुगेदर एंड फॉर्म्ड एंटी कांग्रेस और फ्रंट इन सम ऑफ स्टेट्स ऑफ डिड इलेक्ट्रिक कोऑर्डिनेशन इन द टर्म्स ऑफ सीट्स अदर सीट्स। दीज पार्टीज फेल्ट दैट ड्यू टू इंटर एक्सपीरियंस ऑफ इंदिरा गांधी है ना, उनका वो नहीं है, इस वजह से उनका फ़ायदा उठा लिया जाए और ये हमें रिमूव करने की अपॉर्चुनिटी है, जो इसका हमें बेनिफिट लेना चाहिए। फिर अब समाजवादी नेता कौन कौन से थे, तो समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया थे, ठीक है। राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम भी दे दिया कि ये हमने जो प्लानिंग की इसका नाम दे दिया गैर कांग्रेसवाद, ठीक है। उन्होंने गैर का मतलब होता है कांग्रेस के अलावा जो पार्टियां होती वो, ठीक है, जो कांग्रेस की नहीं हो। तो गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में सैद्धांतिक तर्क देते हुए राम मनोहर लोहिया ने क्या कहा कि कांग्रेस का शासन लोकतांत्रिक तथा गरीब लोगों के विरुद्ध है, ये सही नहीं है, गरीबों का हित नहीं कर रही है, ठीक है, इसलिए हमें इकट्ठा होना चाहिए तथा गैर कांग्रेसी दलों को एक साथ आना चाहिए, आवश्यक है, जिससे गरीबों के हक में लोकतंत्र को वापस लाया जा सके। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे छोटा सा बन सकता है कि गैर कांग्रेसवाद का जो नाम दिया ये किसने दिया, तो आपका आंसर होगा राम मनोहर लोहिया ने। दूसरी बात यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा देते हुए, गैर कांग्रेस की बात करते हुए अपना क्या तर्क या क्या सजेशन दिए,
तो वो ये दिए। उन्होंने यहाँ से लेके कि हमें इकट्ठे हो जाने चाहिए क्योंकि कांग्रेस जो गरीबों का हित नहीं कर रही है, ठीक है। तो सोशलिस्ट लीडर राम मनोहर लोहिया नेम्ड दिस स्ट्रैटेजी नॉन कांग्रेसिज्म, गिविंग ए थर्ड आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म। ही सेड दैट द कांग्रेस रूल इज अनडेमोक्रेटिक एंड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल। गरीबों की बिल्कुल हेल्प नहीं कर रही है, देयरफॉर इट इज नेसेसरी फॉर नॉन कांग्रेस पार्टीज टू कम टुगेदर सो दैट डेमोक्रेसी कैन बी बॉट बैक टू फेवर इन ऑफ द पुअर, ठीक है, ताकि गरीबों के हित हक में ये वापस से अपन इकट्ठे हो जाएं, वरना कांग्रेस जो है गरीबों का हित नहीं कर रही, अहित कर रही है, ठीक है, ये बात हो जाएगी। अब कुछ जान लेते हैं राम मनोहर लोहिया थे कौन, इनके बारे में थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बुक में दे रखा है राम मनोहर लोहिया जी अपने 1910 में जन्म, 1968 में मृत्यु। तो समाजवादी नेता एवं विचारक, स्वतंत्र सेनानी एवं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे। कांग्रेस में भी सोशलिस्ट पार्टी जो समाजवादी विचारधारा के थे, ठीक है, उसके मेंबर थे। और मूल पार्टी में जब विभाजन हुआ, जो मेन कांग्रेस में जब टुकड़ों में टूटी थी, तो उसमें सोशलिस्ट पार्टी और बाद में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता बने, ठीक है। 1963 से 1968 तक लोकसभा में सांसद थे ये, 4 साल तक मतलब ये एमपी रहे। और मैनकाइंड और जन के संस्था, यानी कि ये जो न्यूज़पेपर थे, मैनकाइंड एवं जन के संस्थापक संपादक रहे। और जो गैर यूरोपीय समाजवादी सिद्धांत के विकास में मौलिक योगदान दिया इन्होंने, विचारधारा का संयोजन इनके अंदर है। गैर कांग्रेसवाद के रणनीति, वो जो मैंने अभी बताया था आपको कि गैर कांग्रेसवाद का नाम इन्होंने दिया था। और पिछड़े वर्गों को आरक्षण की वकालत की थी कि जो भी एसटी एससी जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और अंग्रेज विरोधी के अलावा ऐसे राजनीतिक नेता के रूप में चर्चित है। अंग्रेजों का हमेशा शुरू से विरोध करते थे। स्वदेशी की बात करने वाले नेता हैं जिन्होंने नेहरू के खिलाफ भी मोर्चा खोला था, ठीक है। ये तो मिस प्रिंट है, ये ध्यान रखना। यानी सोशलिस्ट लीडर एंड थिंकर, फ्रीडम फाइटर एंड अमंग द founder of the Congress Socialist Party. After the split in the parent party, the leader of the Socialist Party and later the जिसको हम कह सकते हैं संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, उसके मेंबर थे, उसके बने। और मेंबर ऑफ लोकसभा 1960, तो 4 साल तक एमपी रहे। और फाउंडर एडिटर ऑफ मैनकाइंड एंड जन, नॉन फॉर ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन टू ए नॉन यूरोपियन सोशलिस्ट थ्योरी। और एज ए पॉलिटिकल लीडर बेस्ट नॉन फॉर शार्प अटैक और नेहरू, ठीक है, उनके ऊपर मतलब नेहरू के विरोध करने वाले थे। स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म, बिल्कुल सही है, कांग्रेस उसको गैर कांग्रेस के लिए यही थे। और बैकग्राउंड ये था एडवोकेसी ऑफ रिजर्वेशन फॉर बैकग्राउंड कास्ट एंड अपोजिशन फॉर इंग्लिश। अंग्रेजों का भी घोर विरोध किया और सभी के रिजर्वेशन की भी बात करी जो पिछड़े वर्ग थे, ठीक है। ये कुछ जान लिया अपन ने। नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग रहेगी वो है गठबंधन की, कोalition की, ठीक है। कि सन 1967 के चुनाव से गठबंधन की रणनीति, अलायंस पॉलिटिक्स सिंस 1967 इलेक्शन। देखो पहले जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से कंटिन्यू कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनाती थी, कंप्लीट उसको मेजोरिटी, फुल मेजोरिटी मिलती थी और मेजोरिटी के साथ में कांग्रेस जीतती थी। लेकिन 1967 में जब इंदिरा गांधी नेता बनी थी, अपने पिछली क्लास में शानदार तरीके से बड़ा क्वेश्चन लिया भी था पिछली क्लास में, तो उनमें फिर उसके बाद में कांग्रेस की थोड़ी पॉपुलरिटी कम हुई और इंदिरा गांधी 14 बैंक वो जो भी किया, कांग्रेस में फूट भी पड़ गई, वो सारे काम अपने देखे थे। इस वजह से कांग्रेस टूट गई। तो टूटने की वजह से कांग्रेस की जो प्रति जो प्यार था लोगों को थोड़ा कम हो गया और गुटबाजी ज़्यादा होने लग गई। इस वजह से फिर क्या हुआ कि इनकी सीटें तो सरकार तो बन जाती थी लेकिन टुकड़ों बनती थी, सबसे गठबंधन कर करके बनाते थे, छोटे छोटे पार्टियों को जोड़ जोड़ के। तो वो दौर कब स्टार्ट हो उसके बारे में जानेंगे अपन कि व्यापक जन असंतोष हो गया, सब में संतोष, जन असंतोष मिला इनको। और राजनीतिक दलों के ध्रुवीकरण, यानी जो बीच में इनके कांग्रेस के भी 2 फाड़ हो गई। इस वजह से इसी माहौल में लोकसभा और राज्य विधानसभा का मतलब जो राज्यों के अंदर एमएलए होते हैं वो, और एमपी तो है। फरवरी 1967 में चौथे जब आम चुनाव हुए थे उस टाइम पर ये देखा गया, ठीक है। कांग्रेस को 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला। बहुमत का मतलब 7 राज्यों में इनके 50% से भी कम एमएलए इनके आए। और 8 राज्यों में विभिन्न गैर कांग्रेसी दलों की गठबंधन सरकार मिला के सरकार बनी थी 8 राज्यों में, जहां पर कोalition बनाई, ठीक। इस प्रकार सन 1967 ईस्वी के चुनावों से गठबंधन की परिघटना सामने आई कि किस हिसाब से पहले सरकारें ऐसी बनती थी, लेकिन जब गठबंधन की बात आई तो ये तो 1967 में देखा ये भारत के लोगों ने कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या, छोटे छोटे दल मिलकर भी सरकार बना लेते हैं। तो उस टाइम पर ये परिघटना, ये ऐसी सिचुएशन देखने को मिली। चूँकि किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए अनेक गैर कांग्रेसी पार्टियों ने एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल, क्या बनाया, संयुक्त विधायक दल, सारे एमएलए मिलकर संयुक्त विधायक दल बना लिया तथा गैर कांग्रेस सरकारों को समर्थन दिया। जो कांग्रेस के नहीं है, अदर छोटी छोटी पार्टियां हैं, उन्होंने कहा आओ अपन एक मंच पे आते हैं, सभी ने मिलकर समर्थन किया।
इस कारण सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा गया। इसलिए सरकार क्या गया? संयुक्त विधायक दल की सरकार। अधिकांश मामलों में ऐसी सरकार के घटक दल विचारधारा की दृष्टि से एक दूसरे से अलग थे। हालांकि सोच सबकी अलग अलग थी, लेकिन सभी को वही बात है कि जितने भी दल आएंगे, जितनी भी पार्टियां आपस में आएगी, तो उन सबके अलग अलग लोगों को मंत्री बनाया जाएगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आपको भी मंत्री बनाएंगे, आपको भी डिपार्टमेंट मिलेगा। बराबर जितने एमएलए उनके पास में है, उस अकॉर्डिंग उसका महत्व होता था, इंपॉर्टेंस होता है, जो आज भी है। इन द एटमॉस्फेयर ऑफ वाइड स्प्रेड पब्लिक कंटेंट एंड polarization of political parties, the fourth general election to the Lok Sabha and state assemblies were held in February 1967. Congress did not get majority in 7 states, or coalition government of various non-Congress parties were formed in 8 states. ठीक 8 राज्यों में. In this way, the phenomena of coalition came to from the election of 1967 AD. Since no party got majority, कोई पार्टी मेजोरिटी में नहीं आई, तो that's why many non-Congress parties came together to form the joint legislature party and supported the non-Congress government. उन सबको सपोर्ट किया कि जो भी नॉन कांग्रेस है उसको हम सपोर्ट करेंगे और मिल के सरकार बनाएंगे। For this reason, these government were called the government of joint legislative party. ठीक है? In most of the cases, the constituent parties of such a government were आइडियोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हालांकि सबकी सोच विचारधारा अलग अलग थी, लेकिन फिर भी सभी एक मंच पर आए। ठीक है, उदाहरण के लिए ये कुछ एग्जाम्पल है, कोई भी 2-3 एग्जाम्पल डाल देना बहुत है। जैसे कि बिहार में बनी थी संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी थी, उसमें 2 समाजवादी पार्टियां जो थी एसएसपी और पीएसपी शामिल थी। इसके साथ ही इस 2 सरकार आपस में मिलकर बनी सरकार, कौन कौन सी? एसएसपी और पीएसपी। ठीक है, एक एग्जाम्पल याद कर लेना। दूसरे ये कर लेना बोलेंगे, इस प्रकार सरकार वामपंथी सीपीआई या दक्षिणपंथी जनसंघ, ये भी मिलकर सरकार बनाई थी। पंजाब में बनी थी संयुक्त विधायक दल की सरकार, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कहा गया उसको। इसमें उस समय 2 परस्पर प्रतिस्पर्धी अकाली दल संत ग्रुप तथा एक था अकाली दल संत ग्रुप, एक था अकाली दल मास्टर ग्रुप, ये शामिल थे। इन्होंने मिलकर सरकार बनाई। और इसके साथ सरकार में दोनों साम्यवादी दल सीपीआई तथा सीपीआई-एम, जो अपने पहले पढ़ा था, मार्क्सवादी, सीपीआई मार्क्सवादी, और एसएसपी और रिपब्लिकन पार्टी तथा भारतीय जनसंघ भी सम्मिलित, ये सब आपस में गुटबाजी करके पार्टी सरकार बनाई थी। कोई 2-3 एग्जाम्पल डाल देना। मतलब ये वो एग्जाम्पल है जिन्होंने मिलके सरकारें बनाई है, मतलब जिन्होंने गठबंधन कोalition गवर्नमेंट बनाई है। ठीक है ना, आराम से डाल देना। फिर आया राम गया राम, बहुत बढ़िया हेडिंग। आया राम गया राम का मतलब है ये पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाना। ये तो आम बात है, आजकल भी अपन देखते ही हैं। जैसे महाराष्ट्र में देखा था, हर जगह सरकार गिरा देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पार्टी में बराबर ओहदा या मंत्री पद नहीं मिलता, तो वो एमएलए या विधायक या फिर ऐसा मान लो एमपी उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है, जहाँ पर उसको मंत्री बना दिया जाता है। तो उससे बोलते हैं आया राम गया राम। ठीक है, वो मतलब अपना कानून कायदे को भूल के दूसरी पार्टी में चला जाता है। इसके लिए भी हालांकि कुछ बातें देखो कि सन 1967 के आम चुनाव की एक विशेष बात दल बदल है। लोग दल बदल लेते हैं, पार्टियाँ बदल लेते हैं। इनसे राज्यों में सरकारों के बनने और बिगड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिल्कुल सही है, सरकार गिर जाती है। कोई इतना बड़ा आदमी होता है, सपोज मैं एक छोटी सी मंत्री, किसी के भी नाम नहीं लूँगा, समझ जाना कि कोई भी एक व्यक्ति है और उसके पास में लगभग 18 से 20 एमएलए है, ऐसा मान लो, और उसके मतलब उसके जो जैसा वो कहे वैसा होता है। और अगर इसको जैसे इसने एक एमएलए कह देता है कि मुझे आप उप मुख्यमंत्री बनाओ, ठीक है, मुझे आप मुख्यमंत्री बनाओ, उप मुख्यमंत्री बनाओ। अब अगर इसको मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री का नहीं बनाया जाएगा, तो ये अपने 18, 20 या 10-12 जो भी एमएलए है, जब भी ये पार्टी छोड़ेगा तो वो इसके साथ के साथ जाएंगे। तो एक साथ 20 एमएलए चले जाएंगे, सरकार गिर जाती है। बहुत बार हुआ है। ठीक है, ऐसा मध्य प्रदेश इनमें भी बहुत बार, मतलब राजस्थान में भी होने के चांस ऐसे खूब जगह होता है, हर जगह। तो सरकारें गिर जाती है, फिर क्या करें। ठीक है, तो ऐसी हालत के अंदर इनको क्या कि ये जो है सरकार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समीकरण बनना और बिगड़ना इन पर डिपेंड करता है। ठीक है, और इस दौर में राजनीतिक निष्ठा की इस अदल बदल से आया राम गया राम का जुमला प्रसिद्ध भी है। बिल्कुल है, ये आया राम गया राम जैसे अभी सिंधिया था मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, वहाँ पर सिंधिया ने एक साथ सरकार गिरा दी वहाँ की। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान की सरकार वापस बन गई। तो एक साथ एमएलए को लेके मतलब कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गए, तो उनके साथ में खूब सारे एमएलए थे, एक साथ आ गए। तो ये सब बातें आया राम गया राम का मुहावरा सा बन गया है, जो भारतीय राजनीति में दल बदल की अवधारणा का द्योतक है, पहचान बन गया है। राजनीति प्राय अपने स्वार्थ हेतु दल बदलते, बिल्कुल जो भी पॉलिटिशियन है वो अपने स्वार्थ हेतु दल बदलते हैं। इसका मतलब समझ सकते हो, वो लोग कभी भी भला नहीं कर सकते, कभी भी भला नहीं कर सकते जिनको मंत्री पद के लिए पार्टी छोड़ दी। अरे भाई, जब तुम खड़े हुए थे
तो लोगों ने पार्टी देख के कि भाई ये पार्टी की अच्छा काम कर रही है, उस पार्टी पे अपने वोट मांगे और उस पार्टी को ठोकर मार के दूसरी पार्टी में चले गए। मतलब सब अपना स्वार्थ है तो ये अपना ऐसा काम करते हैं। इसे बोलते हैं आया राम गया राम। भारतीय राजनीति व्यवस्था पर आया राम गया राम के प्रभाव, भारतीय राजनीति व्यवस्था पर आया राम गया राम के प्रभाव यानी इफेक्ट किसके आया राम गया राम के इंडियन पॉलिटिक्स सिस्टम के ऊपर क्या क्या है। तो वो देखो कि कांग्रेस को इससे बड़ा नुकसान हो गया था क्योंकि हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेस सरकारें अस्तित्व में आई थी। द कांग्रेस suffered badly due to defections since it caused non-Congress government to grab power in हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। दूसरा, सन 1967 के चुनाव में आयराम गयराम की दलगत मनोवृत्ति कारण कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, परंतु बहुमत नहीं मिला था और कई राज्यों में गैर कांग्रेस सरकारें इसी वजह से बनी थी क्योंकि लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गई दूसरी पार्टी में, तो इसके एमएलए या एमपीज कम पड़ गए, सरकारें नहीं बनी। ठीक है, द कांग्रेस गवर्नमेंट केम टू पावर इन द सेंट्रल एंड स्टेट्स बट नॉन विथ क्लियर मेजोरिटी इन सेवरल स्टेट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट वर फॉर्म्ड। इसलिए कांग्रेस नहीं आई, दूसरी नॉन कांग्रेस सरकारें बनी। ये दो मेनली। और तीसरा, दल के प्रति निष्ठा की कमी इंदिरा गांधी की चेष्टाओं में भी देखी गई। उन्होंने व्हीप का उल्लंघन करके, व्हीप का मतलब होता है कि कोई भी जैसे कोई भी सरकार हो, ठीक है, उसमें एक सिस्टम होता है, ठीक है, व्हीप का अलग अलग जगह यूज़ है। ऐसा मान लीजिए कि कोई भी दल नहीं बदलेगा बिना उन सभी के सहमति के, ये पूरी गाइडलाइन होती है, उस गाइडलाइन को फॉलो करना है। लेकिन खूब सारे लोग हैं, अपनी अपनी पार्टी अलग अलग व्हीप जारी करती है, लेकिन ये इंदिरा गांधी ने भी व्हीप का उल्लंघन किया था, जो अपने राष्ट्रपति चुनाव के अंदर देखा था, मैंने आपको बता दिया था। तो ये उल्लंघन करके उन दल के साथ विश्वासघात करके नीलम संजीव रेड्डी के स्थान पर वीवी गिरी को राष्ट्रपति बना दिया था। तो ये एग्जाम्पल तो कांग्रेस खुद की चाल है, तो लोग क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। और चौथा, दल के प्रति विश्वासघात ने सन 1975 का आपातकाल लाने तक अमर्यादित उछाल लिया था। देश में इमरजेंसी लगा दी थी 1975 के अंदर, वो भी विश्वासघात ही था। लंबी स्टोरी कभी सुनाऊंगा, ठीक है। तो ये बात है। तो लैक ऑफ पार्टी लॉयल्टी वाज ऑब्जर्व्ड इन इंदिरा गांधी एंड और शी डिफाइड द पार्टी व्हीप, जो व्हीप है उसको बिल्कुल इन्होंने डिफाइड किया, इनकी उल्लंघन किया उसका। और डिविड हर पार्टी एंड मेक वीवी गिरी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंस्टेड ऑफ द पार्टी कैंडिडेट एंड संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, और रेड्डी सॉरी। और चौथा है द ट्रैकरी टुवर्ड्स पार्टी टू कैन अनडिफाइंड लीप फॉर इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड इन 1975, जो इमरजेंसी लगा था 1975 का, वो भी विश्वासघात करके भी लगाया गया था अपने पद को बचाने के लिए। इंदिरा गांधी की सारी चालें थी, ठीक है, ये बात है। अब दो टॉपिक अपने शानदार तरीके से पढ़ लिए, कौन कौन से पढ़े फिर बता दूँ मैं आपको। सबसे पहले अपने पढ़ा आज के टॉपिक जो था गैर कांग्रेसवाद, गैर कांग्रेसवाद की नीतियाँ पढ़ी, पॉलिसी। एक क्वेश्चन तो ये हुआ जो यहाँ पर खत्म होता है। फिर राम मनोहर लोहिया के बारे में पढ़ा, ठीक। फिर अपने गठबंधन कोalition गवर्नमेंट जो बनी थी उसके बारे में पढ़ा, और फिर उसके बाद में आयराम गयराम पढ़ा। आयराम गयराम की कुछ उसके इफेक्ट पढ़े अपने इंडियन पॉलिटिक्स पर, जो यहाँ खत्म होता है। अब नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है कर्पूरी ठाकुर। ये कुछ 3-4 लोग हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कर्पूरी ठाकुर दिसंबर 1970 और जून 1971 तथा जून 1977 और अप्रैल 1979 के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। ये टाइम पीरियड याद कर लेना, थोड़ा सा ठीक रहेगा। टाइम पीरियड नहीं भी रहता, इतना तो याद रख लेना कि बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। स्वतंत्र सेनानी और समाजवादी नेता थे। मजदूर एवं किसान आंदोलनों में सक्रिय इन्होंने भूमिका निभाई है। और लोहिया के जो है प्रबल समर्थक थे। इसका मतलब समझ सकते हो, ये भी समाजवादी थे, क्योंकि राम मनोहर लोहिया भी तो गैर कांग्रेसवाद की बात करते हैं। गैर कांग्रेसवाद नाम दिया, उन्होंने कहा था कांग्रेस को हटाओ, दूसरी पार्टी को लाओ, मिलकर सरकार बनाएंगे, तो ये भी उन्हीं के साथ देने वाले लोग हैं। और जेपी द्वारा चलाए गए आंदोलन में भागीदारी उन्होंने की थी। मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान बिहार में पिछड़ों के लिए आरक्षण, ये भी देख लो सेम टू सेम, जैसे उन्होंने आरक्षण की बात की थी राम मनोहर लोहिया ने, वैसे ये भी आरक्षण या रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, और के रूप में पहचान है। और अंग्रेजी भाषा के इस्तेमाल के प्रबल विरोधी, ये भी सेम टू सेम राम मनोहर लोहिया, इनमें कोई खास फर्क नहीं, सेम टू सेम है। वो भी अंग्रेजों का मतलब विरोध करते थे, ये भी कर रहे हैं, ठीक है। चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार बिटवीन दिसंबर, ये टाइम पीरियड है। और फ्रीडम फाइटर है, सोशलिस्ट लीडर है, एक्टिव इन लेबर एंड पीजेंट मूवमेंट्स, और सन फॉलो ऑफ लोहिया, और पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट लेड बाय जेपी, और नॉन द फॉर जयप्रकाश, मतलब फॉर दिस डिसीजन इन इंट्रोड्यूस रिजर्वेशंस फॉर द बैकग्राउंड क्लासेज इन बिहार ड्यूरिंग सेकंड चीफ मिनिस्टरशिप, ठीक है। जब दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बने थे उस टाइम पर, अपने दूसरे कार्यकाल का मतलब जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, तब बिहार में जो भी पिछड़े थे ST SC उसके लिए आरक्षण रिजर्वेशन की इन्होंने बात की थी। स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट ऑफ द यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, उसका बिल्कुल अपोज करने वाले, अंग्रेजी भाषा का हमेशा विरोध करते थे। तो आप समझ सकते हो ये भी सेम टू सेम राम मनोहर लोहिया की तरह ही है। बात करते हैं C नटराजन, अन्ना दुरई की, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेना भाई।
1967 से मद्रास यानी अभी जो तमिलनाडु उसके मुख्यमंत्री, चर्चित पत्रकार, लेखक एवं वक्ता, मद्रास राज्य में जस्टिस पार्टी से संबंध रखते थे। पार्टी में द्रविड़ कशगम, जो मैंने आपको पिछली क्लास से पढ़ाया था, उसमें शामिल हुए। 1949 में द्रविड़ मुनेत्र कशगम का बतौर राजनीतिक पार्टी गठन किया, इन्होंने पार्टी बनाई, उसे क्या नाम बनाया, 1949 में एक पार्टी बनाई द्रविड़ मुनेत्र कशगम, ठीक है, उसके राजनीतिक पार्टी गठन किया और द्रविड़ संस्कृति के समर्थक थे। हिंदी का विरोध किया था इन्होंने और हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व भी यही करने वाले थे। तभी तो मैं कह रहा हूँ ये अपने वहाँ पर हिंदी को राजभाषा नहीं मानते, ठीक है, और राज्यों की व्यापक स्वायत्ता के समर्थक इन्होंने थे। तो ये सारी बातें। चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास तमिलनाडु फ्रॉम 1967, जर्नलिस्ट है ये, पॉपुलर राइटर एंड कोएटर, और इनिशियली एसोसिएटेड विद द जस्टिस पार्टी इन मद्रास प्रोविंस और लेटर ज्वाइंट द्रविड़ कशगम, ठीक है, 1934, और फॉर्मर DMK द्रविड़ मुनेत्र कशगम, कहाँ गया वो अपना हिंदी भाई, द्रविड़ मुनेत्र कशगम एज ए पॉलिटिकल पार्टी 1949, ये पार्टी बनाई। और ए प्रोपेंट ऑफ द्रविड़ कल्चर, ही वॉज अपोज द इम्पोजिशन ऑफ हिंदी एंड लेट द एंटी हिंदी अगेन, जो भी मूवमेंट चलाए थे उनके विरोधी थे। सपोर्टर ऑफ ग्रेटर ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स, राज्यों की स्वायत्ता मतलब क्या, इसका मतलब ये होता है कि इस राज्यों के पास में कंप्लीट शक्ति होनी चाहिए। राज्य में अपने आप में कांग्रेस के मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना ऊपर जो है वो वर्चस्व नहीं होना चाहिए, राज्य अपने स्वतंत्र होने चाहिए। ये हमेशा उसकी बात करते थे। फिर आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर ये रहेगा प्रिवी पर्स तथा प्रिवी पर्स की समाप्ति। दोनों बातें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे अपने प्रिवी पर्स क्या है, सबसे पहले बात करेंगे प्रिवी पर्स की, समाप्ति की बाद में बात करेंगे। पहले ये जानेंगे कि प्रिवी पर्स होता क्या, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज प्रिवी पर्स, प्रिवी पर्स क्या है, ठीक है। तो अपने पहले देखा था हर जगह जहाँ भी पहले था राजा महाराजाओं का राज था, ठीक है, और राजा महाराजाओं राज होने का मतलब है अब उनको वहाँ से राजा महाराजाओं का राज हटा दिया गया, रियासतें क्यों ख़त्म कर दी, है ना। और उसके बाद में क्या हुआ कि अब वहाँ पर भाई डेमोक्रेसी आ गई, अपने इच्छा से चुनाव होते हैं, चुनाव होने के बाद में सरकार बन जाती है, सब जगह हो गया, लोकतंत्र आ गया। तो फिर क्या हुआ, राजा महाराजाओं को यार इतना बड़े गढ़ महल उन्होंने बना रखे हैं, इतनी साम्राज्य एम्पायर उनको वहाँ से हटाया जाना कितना दुख होता है। इसलिए ये कहा गया कि आप जब भी यहाँ से हटोगे तो आपको कुछ % आपका निजी रखा जाएगा, मतलब कुछ प्रॉपर्टी आपकी खुद की रहेगी जो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। जैसे कि कह दिया साहब ये पूरा महल या गढ़ आपका ही है, ठीक है। लेकिन इंदिरा गांधी ने ये सिस्टम कर दिया कि ये जितने भी थे प्रिवी पर्स, उनको प्रिवी पर्स का मतलब है कि राजा महाराजाओं को जो ये मिलता था वो ख़त्म करने की बात की। और हालांकि सभी ने विरोध भी किया लेकिन इंदिरा गांधी नहीं मानी थी। देखो ऐसा है, पहले अपन थोड़ा इसका अर्थ जानते हैं। प्रिवी पर्स का अर्थ है देशी रियासतों का विलय भारतीय संघ में करने से पूर्व सरकार ने ये आश्वासन दिया था, ये विश्वास दिलाया था कि रियासतों के तत्कालीन राजा जो भी होंगे, शासक जो भी होंगे, उनके परिवार को निश्चित मात्रा में निजी संपदा यानी जो प्राइवेट आपकी प्रॉपर्टी हम देंगे वो करने का अधिकार होगा। साथ ही सरकार की ओर से उन्हें कुछ भत्ते भी दिए जाएंगे, है ना, कि भाई इतने आपको मनसबदार जो बोलते हैं, इतना पैसा आपको मंथली मिलेगा, आपको सब तरह की सुविधाएं होगी, ये बात की गई थी। तभी जाकर रियासतों को सरकार में मिलाया था, ठीक है। ये दोनों कौन, शासक की निजी संपदा और भत्ते, ये दोनों इस बात को आधार मानकर तय किए जाएंगे कि जिस राज्य का विलय किया जाना है उसका विस्तार तथा राजस्व क्षमता कितनी है। इस व्यवस्था को ही प्रिवी पर्स कहा गया। जैसे कि बहुत बड़ा राज्य है, ऐसा मान लो कि जैसे आमेर है, जयपुर का आमेर है और बहुत बड़ा इलाका है, जैसे इसमें जैसे उदयपुर का सबसे ज़्यादा, राजस्थान के उदयपुर का सबसे ज़्यादा था, ठीक है। तो कह दिया साहब महाराणा भोपाल सिंह, उदय सिंह, सब बातें वही बता दूंगा राजस्थान का जब एकीकरण हुआ। तो कह दिया साहब कि वो जितना भी इलाका आता है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा संपदा उनके पास में, बहुत बड़ी राजस्व संपत्ति है, तो उसी अकॉर्डिंग उसकी फीस दी जाएगी आपको मंथली। से किसी को 5 लाख का मनसबदार, किसी को 10 लाख का, किसी को 4 लाख का, किसी को 20 लाख का, किसी को 17 लाख का, इस हिसाब से हम आपको देंगे। लेकिन ये तो होता है प्रिवी पर्स, ये एग्रीमेंट हुआ था कि ऐसे हम आपको देंगे, आप ये जितना भी आपका साम्राज्य इन सबको सरकार में मिला दीजिए, ठीक है। तो उनकी ये सहमति बनी थी, ठीक है ना। हुआ क्या, और ये भी कहा गया कि वे वंशानुगत विशेषाधिकार भारतीय संविधान में वर्णित समानता तथा सामाजिक आर्थिक न्याय के सिद्धांतों से मेल नहीं खाते थे। नेहरू ने कई बार इस व्यवस्था को लेकर असंतोष जताया था। नेहरू जो हैं वो कहते थे कि नहीं, संविधान में ये कहाँ लिखा हुआ है, सब बराबर है यार, ये सामाजिक आर्थिक न्याय नहीं है, और ये राजा महाराजाओं को इतना ठाट बाट दे रहे हो, अपना ही नहीं, गलत बात है। और इसीलिए यहीं से शुरुआत तो हो गई थी, नेहरू के मन में भी थी कि प्रिवी पर्स को खत्म किया जाए। और फाइनली जब इनकी बेटी बन गई इंदिरा गांधी,
तो ये नई हेडिंग लगाना भाई, ये नई हेडिंग है जो मैं बना रहा हूँ, ये नई हेडिंग रहेगी। ये देखो नई हेडिंग है आपकी, ये वाली, प्रिवी पर्स की समाप्ति के विभिन्न प्रयास, ठीक है, एफर्ट्स टू अबॉलिश प्रिवी पर्स, ये नई हेडिंग लगानी है आपको, क्योंकि अपने 2 हेडिंग ली थी ना, प्रिवी पर्स और प्रिवी पर्स की समाप्ति। प्रिवी पर्स अबॉलिश्ड, कैसे अबॉलिश हुआ देखो। सन 1967 के जो आम चुनाव हुए थे, उसके बाद इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स को खत्म करने की मांग का समर्थन किया और उनकी राय थी कि सरकार को प्रिवी पर्स की व्यवस्था समाप्त कर देनी चाहिए। यानी कि इंदिरा गांधी सपोर्टेड द डिमांड ऑफ abolition of privy purse after the 1967 general election. She wanted to government to take this long awaited step. इसको खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। फिर हालांकि मोरारजी देसाई शुरू से इंदिरा गांधी के अपोजिशन में रहे थे। मोरारजी देसाई प्रिवी पर्स की समाप्ति को नैतिक रूप से गलत मानते थे, क्योंकि बात की गई है भाई, राजा महाराज ने इतना बड़ा राजस्व, इतना बड़ा एम्पायर आप सरकार को दे दिया, इनसे जो सहमति एग्रीमेंट हुई थी उनमें बने रहो, ये तो गलत चीज़ है। संविधान करते रहते हो, संविधान की तो बात ही अलग है, लेकिन ये चीज़ तो एक सहमति एग्रीमेंट के साथ हुआ, तो आपको उस पर बनाए रहना चाहिए। लेकिन प्रिवी पर्स की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए सरकार ने 1970 में संविधान संशोधन के प्रयास किया, परंतु राज्यसभा में ये मंजूरी नहीं पा सका। इसके बाद सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, परंतु इसे सर्वोच्च न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। अब क्या करें, इंदिरा गांधी ने इसे 1971 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया तथा इस मुद्दे पर उन्हें पर्याप्त जन समर्थन भी प्राप्त हो। सभी लोगों ने कहा हाँ सही बात है, क्योंकि राजा महाराजों की सताई हुई जनता है, तो जनता ने कहा कि हाँ बिल्कुल हटा देना चाहिए, कोई प्रिवी पर्स सुविधा मत दो उनको। सन 1971 में मिली भारी विजय के पश्चात संविधान संशोधन हुआ और इस प्रकार की प्रिवी पर्स समाप्ति के मार्ग में मौजूद कानून अड़चनें समाप्त हो गई। शानदार तरीके से बहुमत के साथ में सरकार आ गई, ठीक है, और इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स को खत्म कर दिया। जितने भी राजा महाराजा, उनको कोई भत्ते वत्ते कुछ नहीं, उनकी जो संपत्तियां थी वो सब सरकार की, ठीक है। तो ये चीज़ है। मोरारजी देसाई थोड़े मॉडली, ये तो वैसे खैर सेम बात है, इजीली समझ में आ जाएगी, हिंदी में पढ़ लिया तो भी बहुत है, आई थिंक ईजी है। ये था प्रिवी पर्स, समझ में आ गया। तो फिर बता दूं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, प्रिवी पर्स क्या था समझा दिया मैंने, प्रिवी पर्स की समाप्ति कैसे हुई, अबॉलिश कैसे हुआ वो भी बता दिया है, ठीक है, इंदिरा गांधी ने किया था, फाइनली ये बात है। अगली हेडिंग, 1971 के चुनाव में कांग्रेस का पुनर्स्थापना, यानी कि 1971 से पहले 1967 के अंदर 1967 से 71 के बीच में कांग्रेस की हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन 1971 में वापस से कांग्रेस आई है, इंदिरा गांधी की लोकप्रिय नेता बनी है, ठीक है। तो 1970 इलेक्शंस एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस, उसका अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कैसे लिखेंगे, ये सन 1971 का आम चुनाव, पहली हेडिंग आपको लगानी है सन 1971 का आम चुनाव, द 1970 जनरल इलेक्शंस, ये हेडिंग रहेगी, ठीक है। इसकी हेडिंग आगे लिखो कि इंदिरा गांधी ने दिसंबर 1970 में लोकसभा भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति से की थी। वह अपनी सरकार के लिए जनता का पुनः आदेश प्राप्त करना चाहती थी और फरवरी 1971 में 5वीं लोकसभा का आम चुनाव हुआ, ठीक है। यानी कि इंदिरा गांधी रिकमेंडेड डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा टू द प्रेसिडेंट इन दिसंबर 1970। शी वांटेड टू ऑब्टेन पीपल mandate for her government once again. The 5th लोकसभा इलेक्शन वर हेल्ड इन 1971। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 5वीं लोकसभा के आम चुनाव कब हुए, फरवरी 1971 में, याद रखना। फिर हुआ क्या, दूसरा पॉइंट, कांग्रेस तथा ग्रैंड अलायंस में मुकाबला, कॉन्टेस्ट बिटवीन कांग्रेस एंड ग्रैंड अलायंस। कैसे हुआ कि चुनावी मुकाबला कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस आर, इंदिरा गांधी वाली है कांग्रेस आर, ठीक है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया, आई थिंक अब आपके लिए बहुत ईजी है, के विपरीत जान पड़ा था। आखिर नई कांग्रेस एक जर्जर होती हुई पार्टी का एक भाग मात्र थी। सभी को भरोसा था कि कांग्रेस पार्टी की वास्तविक संगठनात्मक शक्ति कांग्रेस ओ है, ओ के नियंत्रण में, लोगों ने ये सोचा, जो ऑर्गेनाइजेशन है ओ। इसके अलावा सभी बड़ी गैर साम्यवादी तथा गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने एक चुनावी गठबंधन बना लिया था, सभी ने कांग्रेस ओ को सपोर्ट किया, सब एक बन गए, ठीक है। इसे ग्रैंड अलायंस कहा जाता है, ग्रैंड अलायंस, जो पुराने जितने भी था ना सिंडिकेट वाले, वो इकट्ठे हो गए। इससे इंदिरा गांधी के लिए स्थिति और कठिन हो गई। इंदिरा गांधी को नया माना कि नई पार्टी है, कोई खास इसका मतलब कहते ना स्टेप नहीं है, ये तो पुरानी पार्टी जो लोग थे ना कांग्रेस ओ, वही पुरानी है, सब कुछ उसी के पास में है, और जितने भी छोटी मोटी पार्टियां सब उनके पास चली गई, ठीक है। एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी तथा भारतीय क्रांतिकारी दल चुनाव में एक छतरी के नीचे आ गए, सब इकट्ठे हो गए, ठीक है। और शासक दल ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में गठजोड़ कर लिया, मतलब कोalition कर लिया। किसने? शासक दल ने। शासक दल का मतलब जो शासक करने वाले वो है, ठीक है। अब हुआ क्या, ये चीज़ तो दोनों के बीच में मुकाबला समझ में आ गया आपके। तो मेन मुकाबला किन के बीच में था 1971 के चुनाव में? कांग्रेस तथा ग्रैंड अलायंस। कांग्रेस मतलब इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस, कांग्रेस आर,
और ग्रैंड अलायंस का मतलब है सारे लोग अलायंस में मतलब एक साथ मिलके आ गए, उन सब का, ये जिसमें एसएसपी थी, पीएसपी थी, भारतीय जनसंघ स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांतिकारी दल, ये सब इकट्ठे हो गए थे। ठीक है, ओके। तीसरा पॉइंट, दोनों राजनीतिक खेमों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन द टू पॉलिटिकल कैंप्स। इसके बावजूद नई कांग्रेस के साथ एक ऐसी बात थी जिसका उनके बड़े विपक्षियों के पास अभाव था। किस चीज़ का? कि नई कांग्रेस के पास एक मुद्दा था, एक एजेंडा था, एक एजेंडा था, कार्यक्रम था। कौन सा? और वो ग्रैंड अलायंस के पास में कोई सुसंगत राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। इंदिरा गांधी ने देश भर में घूम घूम कर कहा था कि विपक्षी गठबंधन के पास बस एक ही कार्यक्रम है, इंदिरा हटाओ। जबकि इंदिरा गांधी ने क्या कहा? गरीबी हटाओ। ये इंदिरा गांधी का नारा है। ठीक है, मैं बताता हूँ। अच्छा, ये इतना ही सही था इसमें, ठीक है, कोई खास वो भी नहीं है। डिस्पाइट ऑल द डिसएडवांटेज इन द इलेक्टोरल सिनेरियो, द न्यू कांग्रेस हैड ए रिडीमिंग फीचर विद द ग्रैंड अलायंस लैक्ड द opposition coalition had no political agenda. India said repeatedly that her countrywide election opposition and only one objective, the one of remove इंदिरा हटाओ। यानी इंदिरा गांधी ने ये कहा कि बस इनके पास में और तो कुछ है नहीं, कोई खास एजेंडा नहीं है, क्योंकि वो पुराने बुजुर्ग लोग थे, वो टेक्निकल बातें करते ही नहीं थे। जहाँ भी जैसे वोट मांगने जाओगे तो जनता क्या कहेगी? क्या करोगे आप हमारे लिए, बताओ क्या क्या स्कीम लाए हो? कोई स्कीम नहीं है। पुराने लोग ज़्यादा नहीं जानते, बस एक जानते, इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ। इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी हटाओ नारा दिया था। काफ़ी बातें अपन देखेंगे, ये दोनों खेमों में अंतर था। फिर चुनाव के परिणाम क्या हुए? सर 1911 के लोकसभा चुनाव के परिणाम उतने ही नाटकीय थे जितना इन चुनावों को करवाने का फैसला। कांग्रेस आर यानी इंदिरा गांधी वाली तथा सीपीआई के गठबंधन को इस बार जितने वोट या सीटें मिली उतनी कांग्रेस पिछले 4 आम चुनावों में कभी हासिल नहीं कर सकी थी। मतलब इंदिरा गांधी की सरकार ने, कांग्रेस आर ने सीपीआई के साथ में गठबंधन कर लिया, कोalition कर लिया था, और अच्छी खासी सीटें इनको मिली। इस गठबंधन को लोकसभा की 375 सीटें मिली तथा इसने कुल 48.4%, 48.4% वोट हासिल किए। अकेली इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर ने 352 सीटें और 44% वोट हासिल किए। समझ में आ गई? ये रिजल्ट रहा शानदार। तो ये समझ गए होंगे आप। द रिजल्ट ऑफ द 1971 लोकसभा इलेक्शंस वर एज ड्रामेटिक एज वॉज द डिसीजन टू होल्ड देम मिड टर्म। द कांग्रेस आर यानी कि जो इनकी थी और प्लस सीपीआई, इनका कोalition बना था, कोalition रिसीव्ड मोर वोट्स एंड सीट्स देन द कांग्रेस कुड एवर गेट इन द प्रीवियस 4 जनरल इलेक्शन। उनके पिछले 4 चुनाव में इतने वोट नहीं मिले थे जितना अभी मिला। लाइक दिस विनिंग कोalition गॉट 375 सीट्स एंड 48.4% ऑफ द टोटल पोल्ड वोट्स। ठीक है, डाले गए वोटों का 48.4% इनको मिला। और कांग्रेस अकेली आर को, जो इंदिरा गांधी वाली है, उसको अकेली को 352 सीट्स मिली और 44% वोट मिले। कुल मिला के आप समझ सकते हो कि वोटों का परसेंट कितना एक अकेली इंदिरा गांधी को ही मिल गया था। ठीक है, अब जरा इस तस्वीर की तुलना कांग्रेस ओ से करें तो इस पार्टी में बड़े बड़े महारथी थे। कांग्रेसों में तो वो लोग जो शुरू से कांग्रेस को जिसने पैदा किया वो लोग इसी में थे, बड़े बड़े महारथी थे। परंतु इंदिरा गांधी की पार्टी को जितने वोट मिले थे उसके 1/4 वोट ही इसकी झोली में आए। इस पार्टी को महज 16 सीट, किसको? कांग्रेस ओ को मात्र 16 सीट मिली। समझ पा रहे हो? अपनी भारी जीत के साथ इंदिरा जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने अपने दावे को साबित कर दिया कि वही वास्तविक कांग्रेस है। क्या कहा था? इनको कहा भी था कि यही वास्तविक कांग्रेस है, तब भारतीय राजनीति में फिर से प्रभुत्व के स्थान पर पुनर्स्थापित किया। विपक्षी ग्रैंड अलायंस धराशायी हो गया, इसे 40 से भी कम सीटें मिली थी। ये रेशो रहा। मतलब आप समझ सकते हो कि 375 सीटें मिली इस गठबंधन को मिली थी पिछले साल, लेकिन इसने कुल 48.8 वोट हासिल किए। और अकेली इंदिरा गांधी ने 352 सीटें मिल गई, 44% वोट हासिल किए। ठीक है, और जो ओ थी उनको मात्र 16 सीट, और जो पूरा अलायंस मिलकर बनाया था मात्र 40 सीट, ओनली 40 सीट। तो आप समझ सकते हो इंदिरा गांधी का जो दावा किया था वो सच निकला। अब 5वां, बांग्लादेश का निर्माण तथा भारत पाक युद्ध। सन 1971 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, उसमें बड़ा राजनीतिक तथा सैन्य संगठन उठ खड़ा हुआ। इमीडिएटली आफ्टर द 1971 लोकसभा इलेक्शन ए सीरियस पॉलिटिकल एंड मिलिट्री क्राइसिस इमर्ज द ईस्ट, जो कि बांग्लादेश है, देश जो कि हम पहले देखा था पिछले चैप्टर में। 1971 में बांग्लादेश का इशू हुआ था और इसको इंदिरा गांधी ने सोल्व कर दिया था। उस टाइम पीएम थी और उसी समय वही असर था सरकार बनने का। और राज्यों में कांग्रेस की पुनर्स्थापना भी हुई है।
कि सन 1972 के राज्य विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को व्यापक सफलता मिली। उन्हें गरीबों तथा वंचितों के रक्षक और एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में देखा। तभी तो इनका नारा था गरीबी हटाओ। मतलब इनको ये देखा गया कि वाकई ये जो लीडर हैं ये गरीबों की बात करेगी और गरीबों को जो भी वंचित उनको आरक्षण रिजर्वेशन दिलाएगी, इस हिसाब से इनको वोट मिले थे। ज़बरदस्त इनकी लोकप्रिय नेता बनी थी ये, ठीक है। तो फिर कुछ पॉइंट और देख लो कि पार्टी के अंदर तथा बाहर उसके विरोध की कोई गुंजाइश नहीं बची। कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में जीती थी तथा राज्य स्तर के चुनाव में भी। इन 2 लगातार जीतों के साथ कांग्रेस दबदबा एक बार फिर कायम रहा। कांग्रेस अब लगभग सभी राज्यों में सत्ता में थी। समाज के विभिन्न वर्गों में लोकप्रिय भी थी। महज 4 साल की अवधि टाइम पीरियड में इंदिरा गांधी ने अपने नेतृत्व तथा कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के सामने जितनी भी चुनौतियां खड़ी थी उनको धूल चटा दी। और जीत के पश्चात इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित जरूर किया, परंतु कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को बदलकर। मतलब ये है कि 1971 में क्वेश्चन यहाँ से आएगा, बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है ये, यहाँ से ये कि 1971 के चुनाव के बाद में कांग्रेस की वापस पुनर्स्थापना जो हुई उसको समझाओ। मतलब ऐसा मान लो कि 1971 के चुनाव जैसे ही हुए उसमें कांग्रेस को फिर से जीवित कर दिया इंदिरा गांधी ने। हाँ, जीवित किया, लेकिन पूरे कांग्रेस के सिस्टम को बदल कर। समझ में आ गई? ये है फाइनली, जिसमें अपने 1 पॉइंट लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, चौथा लिखा, फिर 5वां, छठा, 6 पॉइंट लिखे, और ये छोटे मोटे 7, 8, 9 पॉइंट अपने इसमें लिखे हैं। कुल मिला के ये 9 पॉइंट अपने लिखे, एक से बड़े एक, ठीक है। अब इसके कुछ कारण भी है। 1971 में कांग्रेस की पुनर्स्थापना कुछ कारण है। अगर एग्जाम में इतना सा क्वेश्चन आ जाए कि ड्यू टू द रीस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस इन 1971 में, बाकी हालांकि बातें अपन ने सारी पढ़ ली, लेकिन मेन कारण क्या थे, एग्जाम ओनली फॉर कारण पूछे, रीजन पूछे कि 1971 में कांग्रेस की वापस से पुनर्स्थापना क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो आप ये लिखेंगे कि इंदिरा गांधी का चमत्कारिक नेतृत्व। 1971 मेन हेडिंग है ये, इंदिरा गांधी का चमत्कारिक नेतृत्व, ये हेडिंग है। अगला है गरीबी हटाओ का नारा, ये 2 हेडिंग है भाई, ठीक है। ये हो जाए एक तो स्लोगन ऑफ इंदिरा गांधी, सॉरी गरीबी हटाओ, ये सब हेडिंग लगानी है आपको। ये नया क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन है। 1971 के चुनाव में कांग्रेस के पीछे इंदिरा गांधी का चमत्कारी नेतृत्व था। उन्होंने मतदाताओं से व्यक्तिगत संपर्क किया, एक एक घर जाके। अब आपको वो पुराने जो नेता है ना, वो कभी घूमते नहीं ज़्यादा, वो पुरानी सोच के लोग हैं, टेक्निकल नहीं, ये घर घर जाके मतलब यात्राएं की, ठीक है। तथा कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। यानी कि इन द 1970 इलेक्शंस कांग्रेस हैड ए miraculous leadership of Indira Gandhi. She personally interact with the voters and try to restore the Congress. ठीक है। गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ के नारे से इंदिरा गांधी ने आधार तैयार किया कि गरीबी हटाओ, कि गरीबी जड़ से मिटा देंगे, ऐसी स्कीम लाएंगे। पंचवर्षीय योजना लाई भी गई, खूब सारे काम किए गए, तो वो सब गरीबी हटाओ नारा भी दिया। तो इंदिरा गांधी प्रिपेयर्ड हर इलेक्टोरल सपोर्ट बेस्ड थ्रू द स्लोगन गरीबी हटाओ। ये स्लोगन लेके एक बेस बनाया। और फिर तीसरा पॉइंट है इंदिरा गांधी की राजनीतिक हैसियत का अप्रत्याशित रूप से बढ़ना, ये हेडिंग अगली है, ठीक है। इंदिरा गांधी की राजनीतिक हैसियत का अप्रत्याशित रूप से बढ़ना, लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इंदिरा गांधी इतनी बड़ी लीडर बन सकती है, क्योंकि उनको पहले ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। तो यानी कि अनप्रेसिडेंट राइज इन इंडिया इंदिरा गांधी पॉलिटिकल स्टेटस, ठीक है, स्टैच्यू। तो 1971 के चुनाव की विजय के उपरांत, विजय के बाद में भारतीय राजनीति में इंदिरा गांधी की अप्रत्याशित रूप से राजनीतिक हैसियत बढ़ेगी। इतनी बड़ी जीत हुई तो इंदिरा गांधी का कद बढ़ गया, वैल्यू बढ़ गई। आफ्टर कांग्रेस विक्ट्री 1970 इलेक्शंस, इंदिरा गांधी पॉलिटिकल स्टेटर ग्रो टू एन अनप्रेडिक्टेबल लेवल, ठीक है। और 5वां समाजवादी नीतियाँ, ठीक है, सोशलिस्ट पॉलिसीज़। इंदिरा गांधी ने समाजवादी नीतियों को अपनाया। उन्होंने प्रत्येक चुनाव रैली में समाजवाद के विषय में बढ़ चढ़कर बातें की, समाज की बातें, गरीबी हटाओ की बातें, सारी बातें की। 5वां, कांग्रेस के पास एजेंडा और कार्यक्रम थे, कांग्रेस एजेंडा एंड प्रोग्राम्स। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यानी इनकी जो पार्टी है, इनके पास में कुछ एजेंडा है यार, हम गरीबी हटाएंगे, हम ये स्कीम लाएंगे, ये योजनाएं लाएंगे। उन कांग्रेस वो जो था ऑर्गेनाइज, उनको पता ही नहीं है कि कौन सी स्कीम लाएंगे, ठीक है। ये बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आप जहाँ भी वोट मांगने जाओगे लोग पूछते हैं आप हमारे लिए क्या करोगे, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और यानी 1971 के चुनाव में कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसके पास में देश के विकास हेतु एक निश्चित एजेंडा व कार्यक्रम था। तभी तो पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान चलाई भी गई। और कांग्रेस प्रणाली के भीतर हर तनाव संघर्ष को पचा लेने की क्षमता थी। ये कुल मिला के 6 कारण ऐसे थे। कौन से? 1971 में कांग्रेस की पुनर्स्थापना क्या कारण हो सकते हैं? 1, 2,
3, 4, 5, 6 6 कारण मैंने आपको लिखा है ज़बरदस्त तरीके से। तो कंप्लीटली चैप्टर बहुत ही शानदार तरीके से हमने कंप्लीट किया है। 3 क्लास इसकी हमने ली है, ठीक है। पार्ट 3 पार्ट में ये कंप्लीट क्लास हो गई है और आई थिंक आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। बाकी जो 2 क्लास थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ये कुछ ठीक है क्योंकि वो दोनों इंपॉर्टेंट हो गई ना, मैंने स्टोरियाँ समझ में आ गई ना, तो ये तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये था अपना चैप्टर 5 पॉलिटिकल साइंस का, जो कि आज कंप्लीट होता है। अब आपका एक लाइव टेस्ट होना है, उसमें शानदार आपके मार्क्स आने चाहिए। फुल धुआंधार तरीके से तैयारी कर लो, ठीक है। देखते हैं क्या आपके मार्क्स रहते हैं, ठीक है। ओके।